सुन रही सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न आती है कि एग्ज़ाम क्लियर कैसे होगा? क्योंकि आपने देखा होगा इन पास्ट में कि अभी स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स मिल रहे हैं। सेम रीज़न हो सकता है। इसके लिए आज हम एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं पायल और सुदानी के साथ। सो वेलकम करते हैं सबसे पहले हम वेलकम टू द पॉडकास्ट पायल और सुदानी। एंड आज की वीडियो में आपके साथ कन्वर्सेशन करने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए कि आपने सीसम में एग्ज़ामिनेशन कैसे स्कोर करा एंड आपने बताया कि आप कंपनी लॉ में भी आपका एग्ज़ामिनेशन था, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे एंड सीफम में भी आपका एग्ज़ामिनेशन आया है। सो Thank you आपकी so much. ओवरऑल स्ट्रेटजीज क्या रही है उसको आज की कन्वर्सेशन में हम डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रो दे दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड आपने कैसे प्रिपरेशन करा। इन शॉर्ट देन हम क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करेंगे। So first of all, thank you so much, ma'am, to communicate with me and asking about my journey, how I cleared my executive examination. Basically, my name is Payal Asudani, and I'm from Ahmedabad. I appeared for the both modules in June 2025. It's my first attempt to appear in executive examination of ICSI. Uh, I cleared the group 2, which involves the subject of CMSL, uh, ECIPL, and text. Talking about group 1, I got 195, which left behind me the 5 marks of aggregate, but I got exemption in company law in my first attempt. So next in December 2025, I appeared from the remaining 3 subjects, which is JIGL, Civil, and CFM. So in December 2025, I got two exemption in first JIGL and CFM also. सो सीफम को आपने So प्रिपेयर कैसे किया था? CFM में मेरी स्ट्रेटेजी ये थी, yes, CFM में मेरी स्ट्रेटेजी ये थी, because from 11th and 12th we are all are familiar with our general entries mostly rather than solving the sums and typical and struggling questions and dealing with them. So general entry was our safest side to clear the CFM and to go with others. So basically मैंने जैसे डिबेंचर टाइप, इक्विटी, प्रो रेटा बेस्ड क्वेश्चंस, कैश फ्लो टाइप स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, we are familiar with all of them, so we can get out there. और वो इसीलिए, और उसमें इसका सिलेबस आईसीएसआई का 60 मार्क का पोर्शन कवर करता था सीए को, और एफएम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो 40 मार्क्स का था, जिससे हमको एक सेटिस्फेक्शन मिल सकती है कि जो हम 60 वो हम इजीली और लो में कर सकते थे, और उसमें कोई थ्योरी का इतना चांसेस नहीं है बिकॉज पीवाईक्यू एनालाइज करते हैं हम लोग आईसीएसआई के सीएफएम के क्वेश्चन पेपर्स को, तो इतने थ्योरी वाले क्वेश्चंस नहीं थे, और इफ अगर थ्योरी क्वेश्चंस आता भी है तो वो अल्टरनेटिव या तो ऑप्शन में क्वेश्चन के साथ निकल सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को, या अगर मैं ही एज वापस से सीएफएम नेग्लेक्ट करके सम्स को और सीएफएम का जो 60 मार्क का पोर्शन है उस पर ज्यादा फोकस करूंगी, और रिमेनिंग पोर्शन जो 40 मार्क्स का था उसमें जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाले ना चैप्टर्स हैं, जैसे कि 13-14 और एल्स में भी 14-15 जो चैप्टर्स हैं उसको हम कवर कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज याद रखना इज इजी, एंड फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन वो इजी है, बट अगर समटाइम्स ऐसे का क्वेश्चन टिपिकल हो जाए, ट्रिकी हो जाए सीएफएम के लिए, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बट अदरवाइज अगर वो लोग इजी पेपर निकालते हैं, इजी डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाए, तो फॉर्मूला के बेस पे हम ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्लो में लेके जा सकते हैं। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी आई थिंक वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, सो मे बी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, ये जो इजी सम्स है वो हम टैकल कर सकते हैं रेदर देन गो फॉर लॉन्ग सम्स। एंड स्पेशली आई फोकस्ड ऑन द पीवाईक्यूज ऑल। मेरा जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट जून 2025 का था, तो 2022 से लेके पीवाईक्यूज जब से सीएफएम के आए हैं मैंने एक एक सम उसको अपनी नोट्स में सॉल्व किया, देन मैच किया कि जो मेरा आंसर आ रहा है वो गाइडलाइन आंसर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, और इफ देयर इज एनी डेविएशंस आई फाउंड, सो उसको मैंने करेक्ट किया, क्या स्टेप्स हैं, और सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए थे मॉड्यूल के, ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन, ईच एंड एवरी टेस्ट योरसेल्फ, एंड ईच एंड एवरी पीवाईक्यूज।
तो आपका कहना है कि हाँ, पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करा है आपकी प्रिपरेशन में। आपने पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करके गए थे, आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को भी टाइम दिया। क्योंकि आज की जनरेशन में क्या हो रहा है कि आप बच्चे पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, बट प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। लाइक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, वो करते ही नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, इससे हमें कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, बट वो आंसर राइटिंग में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग में फोकस करना चाहिए। जब आप खुद से लिख के देखोगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम पे। एंड आपने ये भी बोला कि आपने 60 एंड 40, तो आपने वेटेज के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करी? वेटेज के अकॉर्डिंग तो प्रिपरेशन नहीं की, टू बी ऑनेस्ट। जो मुझे चैप्टर्स अच्छे लगते थे, जो ज्यादा पीवाईक्यूज को एनालाइज करके जिस तरह से जिस चैप्टर्स में से वो कंफर्म एंड वही बात हो गई, 100% की जैसे इस मैं जो चैप्टर। बोल रही हूँ कि वो वेटेज, मतलब वेटेज जैसे जो एग्जाम में ज्यादा, जैसे ए कैटेगरी बी कैटेगरी सी कैटेगरी होती है, वैसे आपने जो ए कैटेगरी उसको आपने ज्यादा टाइम दिया। क्योंकि कभी-कभार क्या होता है, हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है, बट स्टूडेंट्स क्या होता है, इसकी टेंशन लेके रहते हैं कि हाँ, ये वाला चैप्टर मुझे नहीं आता है, तो हम उसकी टेंशन लेके रखते हैं, जबकि उसकी वेटेज मे बी 5 मार्क्स होगी। एंड आप जो 25 मार्क्स की या 30 मार्क्स की वेटेज उसको आप छोड़ देते हो उसी टेंशन में। तो आपको अपने माइंड को मेकअप करके रखना होगा कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, तो हम इसमें फोकस कर लें, रादर देन हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को नहीं लाएं, पॉजिटिव सोच के जिसमें हम फोकस कर सकते हैं उसको फोकस करें, राइट? ठीक है, तो आपने जो इससे लास्ट ड्यूरेशंस आती है, जैसे अभी तो प्रिपरेशन टाइम है, अभी जब दिसंबर में अटेम्प्ट आएगा, उसके जब 10 डेज़ पहले, लाइक 10 टू 20 दिसंबर के बीच में या 1 टू 10 में स्टूडेंट्स अपने कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। कई होता है ना कि हमने पढ़ा तो है, बट जब एग्ज़ाम आता है तो हम भूलने लगते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि अभी हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो आपने कैसे टैकल करा? टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रेंडली, मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं थी। मेरा भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ था। एग्जाम के डे तक भी मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ था। आई एम नॉट गुड एट ऑल, बट स्टिल आई बिलीव इन द रिवीजन व्हाट आई लर्नड, द आई बिलीव इन दिस। रिवीजन कितनी बार कर रहे हो वो मेरे लिए मैटर नहीं था। मेनली मोस्टली मेरे 2 to 3 रिवीजन ही हुए थे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड ईच एंड एवरी चैप्टर्स के। बट जो मैं रिवीजन करती थी उसको ऐसा करती थी कि मैं ऐसा करूँ कि मेरे आईज भी ब्लैंक हो, मेरे आईज क्लोज हो ना, तो भी मुझे वो प्रोविजन क्लिक हो मेरे माइंड में। तो इस तरह से क्वालिटेटिव मुझे रिवीजन पे फोकस था। और जो भी सारी चीजें ना, उसको लिख लिख के याद करने की मुझे ज्यादा आदत है। इसीलिए मैंने सारे चैप्टर्स के सारे सब्जेक्ट्स के थ्री थ्री टाइम्स तो एटलीस्ट मॉक टेस्ट दी हैं और एग्जामिनेशन दिए, इसीलिए। और रिवीजन ही मैटर करता है। और एग्जाम के अगर लास्ट 10 डेज पढ़े हो तो जो सिलेबस न्यू, जो चीज मैंने टच नहीं की, जो चैप्टर्स मेरे छूट गए हैं पढ़ना, उसको तो अभी अनटच ही रखूं, उसको तो अनटच ही रखना था। क्योंकि न्यू चैप्टर्स लेंगे तो जो पुराना याद किया है वो भी मैं भूल जाती। तो मेरे हाथ में ना न्यू चीजें जो मैंने पढ़ी है वो आती, ना ओल्ड पढ़ी है वो आती। तो इसीलिए मेरा मोटिव ये था कि जो मैंने पढ़ लिया है उसको इससे बेटर करूं, कि उसको मैं अपना जो भी पढ़ा है उसको मैं आउटपुट दे सकूं। राइट। ये आपने सही करा, क्योंकि जो बोला जाता है लास्ट 10 डेज़ की, आपने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी होंगी यूट्यूब में, या आपने जिसको प्रेफ़र करा होगा अपने मेंटर को, उन्होंने भी बोला होगा कि लास्ट डेज़ में हमें न्यू टॉपिक को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई न्यू टॉपिक टच कर रहे हो तो हम्म। वो आपका ज़्यादा टाइम लेके जाएगा। जबकि अगर आपको कोई टॉपिक को रिवीज़न करना है, तो वो आपको 1 आवर लेगा, बट अगर आप उसी टाइम पे कोई न्यू टॉपिक टच कर ले रहे हो, तो आपको 4 आवर्स ले लेगा। एंड हमें एग्ज़ाम के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक चैप्टर को 4 या 5 आवर्स दे सकें। हमें रिवीज़न हाँ। करनी है, तो हमें 1 या 2 आवर्स में कंप्लीट करना होगा उस चैप्टर को, बेसिकली। तो आपने यस। ये सही करा था कि आपने न्यू टॉपिक को टच नहीं करा था। एंड जैसे आप आंसर्स लिखते हो, तो आपने कंपनी लॉ में लाइक एग्जामिनेशन स्कोर करी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो कंपनी लॉ पे आपने आंसर कैसे प्रेजेंट करा? क्योंकि क्या होता है, बच्चों को कहना है कि उन्हें सिर्फ 2 मार्क्स मिलते हैं या 3 मार्क्स, उसके ऊपर मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ऐसा उन्हें क्या लिखना चाहिए कि वो एग्जामिनेशन स्कोर कर सके और 4 मार्क्स उनको मिल सके, 5 मार्क्स? Mainly, company law is a very wide subject and it covers very a large sections. So it is not necessary कि तुम एक एक सेक्शन, एक एक सब सेक्शन उसके रूल्स के साथ याद रखो। बट तुम स्टोरी बना के तुम याद कर सकते हो। जैसे मैंने मेरे सेक्शंस को स्टोरी बना के याद किया था। और जो ना पार्ट 8 था कंपनी लॉ का, वो बहुत इजी था फॉर मी, बिकॉज सेक्शंस याद रखना, उसका कंपोजिशन, चार्जेस, मॉर्गेज, एमओए, कंट्रावेंशन और वेरी वेरी डॉक्ट्रिन्स थी, वो सब याद करना इजी था। एक्सक्यूज मी। तो और इन आंसर राइटिंग का प्रोविजन मैंने ये रखा था कि पहले आंसर को प्रोविजन, देन फैक्ट्स ऑफ द केस,
then conclusion. If I needed some calculation like a charges type of question या कोई calculation आ जाता है तो facts और conclusion के middle way में मैं calculation को show कर लेती थी, क्योंकि chapter 9 जो था charges का वो ऐसा उसमें calculation का part था, तो बीच में calculation show करने से जो चेकर होता है उनको जाता है कि भाई हाँ स्टूडेंट ने कैलकुलेशन शो करके देन आंसर को प्रोवाइड किया, रेदर देन ही ओनली राइट आंसर। और अगर एक्सप्लेनेशन है प्रोविजन के नीचे, अगर हम कोई एक्सप्लेनेशन लिखते हैं जैसे प्रोविजन देन एक्सप्लेनेशन देन फैक्ट्स ऑफ द केस देन कंक्लूजन, ऐसा फॉर्मेट सारे आंसर्स में मैंने रखा था। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द कमेंट ऑन टाइप क्वेश्चंस, कमेंट ऑन में तो जो स्टेटमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्टेटमेंट, then you should answer in your points, that not in a paragraph, points में, then underline with a pencil or a pen, whichever you are in comfortable, then after pointers you can write your conclusion, therefore this statement is correct, or rather than this statement is incorrect, reason because। एग्जामिनेशन के बीच में आपने गैप को कैसे मैनेज करा? लाइक आपका वनडे का गैप था तो आप आते थे, तो आपने कैसे मैनेज करा? बट नहीं, आपने जून 25 में बोथ ग्रुप दिए थे एंड आपका फर्स्ट भी क्लियर हुआ, राइट? तो आपने वन डे गैप वाला भी पेपर में अटेम्प्ट करके देख लिया है एंड विदाउट गैप भी कर लिया है, तो आप दोनों में डिफरेंस क्या बताना चाहोगे कि कैसे आपने प्रिपेयर करा? Talking about the consecutive days of consecutive examination of 7 हुआ है मैं तो उसमें तो ऐसा कुछ ड्रास्टिकली चेंज नहीं था। इट्स अ कॉमन इन ऑल स्टूडेंट्स की you go for examination, the center of my examination was half hour away from my home, so I used to study and read the material in between my traveling time। ट्रैवल के टाइम में भी मैं बुक्स तो रीड करती थी जो भी, तब तक एंड टाइम के एग्जामिनेशन के हॉल में एंटर नहीं हूँ, बट स्टिल जो एग्जामिनेशन हो गया और नेक्स्ट डे फिर से एग्जामिनेशन है, तो जो एग्जाम दे दिया उसको तो फोकस नहीं करने का, क्योंकि ये चीज हो चुकी है, अभी फिर से इसको करने का कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि इसका एग्जाम हो चुका है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरा मोटिव था कि अभी नेक्स्ट अगर जीआईजीएल दे दिया तो सीएमएसएल पे डायरेक्ट शिफ्ट करने का। उसको जेआईजीएल से माइंड इतना निकलना इजी नहीं था, क्योंकि सारा अभी जेआईजीएल पे फोकस था, बट सीएमएसएल में शिफ्ट करना इट्स वेरी ट्रिकी फॉर मी एंड टिपिकल फॉर मी। देन सीएमएसएल से शिफ्ट होता था माइंड का, वो एकदम डैमेज पॉइंट ऑफ व्यू था, बट स्टिल आई हैव टू मैनेज एंड ऑल स्टूडेंट्स हैव टू मैनेज द सैड टाइप ऑफ चेंज। द सब्जेक्ट चेंज वाज लाइक यू आर, आई डोंट हैव अ वर्ड्स टू नहीं, स्पीक, ये होता है कि हम बट एक चेंज पेपर दे के करना। आते हैं और आके सॉरी, उस टाइम पे ही हम सोचते रह जाते हैं उसके बारे में, हम नेक्स्ट में स्विच नहीं कर पाते। हम बस सोचते हैं कि इसमें हमने कितना लिख के आए, इसमें हम ये और लिख लेते, या हम इसमें ये कर सकते थे या ये कर सकते, हाँ, उसी में, और टाइम तो इतना बट रहता ही नहीं वी है, हैव टू फॉरगेट नींद इट। भी नहीं आती कि हम अच्छे से सो सके। सब बोलते तो हैं सो के जाना है, बट आती तो नींद किसी को नहीं है पेपर के एक दिन पहले। वो रात में नहीं सोचता सो रहेगा या पाते। सुबह भी जल्दी उठ जाएगा कि हाँ हाँ एग्जाम जाना है, छूट ना जाए एग्जाम, टाइम पे जाना है, लेट ना हो जाए एग्जाम में, ये सब थॉट तो आते ही रहते हैं। वो हमें मैनेज ही करना होगा बस, और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। सो आपने वो सबका पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव डिफरेंट रहेगा। हाँ, तो जेआईटी जैसे आपका फर्स्ट पेपर था इन एग्जीक्यूटिव, सो आपने उसे कैसे मैनेज करा था एंड टाइम मैनेज कैसे करा था आपने? कि आपने 100% पेपर कंप्लीट कर पाए थे? मैं 3 आवर्स में क्या रोल मेनली आपने वहाँ पे करा? क्योंकि 3 आवर्स में भी एक मेन, क्योंकि अगर हमने पढ़ तो लिया, हमने पढ़ते हुए हम आए हैं, प्रिपरेशन हमने पूरी करी अपनी 9 मंथ्स, बट एग्जाम के जो 3 आवर्स का मेन रोल होता है वो भी प्ले करता है। अगर आपने 3 आवर्स में अच्छे आंसर प्रेजेंट नहीं कर पाए, आप 3 आवर्स में 100% पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए, पेपर तो बाउंसर भी आ जाता है कभी-कभार। ये नहीं है कि पेपर हमेशा ही ईज़ी ही मिलेगा, कभी-कभी एक पेपर टफ आते हैं। जैसे इस बार का जो अटेम्प्ट था उसमें कंप्लीट और टफ आया था, ठीक है? तो पेपर एक टफ तो दे ही देता है। तो आप उसमें आपको मैनेज कैसे करना होगा, उस 3 आवर्स में आप कैसे मैनेज करोगे? तो वो भी एक मेन रोल होता है आई थिंक पेपर क्लियर करने का, कि हाँ, उस टाइम हमें हारना नहीं है। 3 आवर्स से पहले जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है वो ज्यादा हाँ, मैटर करता है। 15 आवर्स के रीडिंग टाइम को हमने मैनेज कर लिया तो 3 आवर्स को मैनेज करना इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है। तो 15 आवर्स की रीडिंग मिनट 15 मिनट्स जो हमको रीडिंग टाइम के लिए मिलता है उसको कैसे मैं मैनेज करती थी। जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो तो करने ही है, उनको तो रीड करना ही है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल उन पे मैं फोकस नहीं करके जो अल्टरनेटिव है उसमें से कौन सा मुझे ज्यादा है ज्यादा अच्छे से आ रहा है, जिसको मैं ज्यादा अच्छे से आउटपुट दे सकती हूँ अपना, तो पहले तो अल्टरनेटिव में सिलेक्ट कर लेती थी मैं।
कि पहले मुझे कौन सा मुझे अटेम्प्ट करना है, इधर इज 4 और 4A, इधर इज 6 और 6A। तो मेरे 15 मिनट उसमें और फिर बाद में ना जो 3, 5, 1, 2 जो ऐसा था उनको, और अगर लॉन्ग पैराग्राफ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा ना 2 पेजेस का पैराग्राफ होता था, तो मेनली मुझे 15 मिनट्स में मेरा टारगेट था कि पहले तो मैं अल्टरनेटिव फाइंड आउट कर लूँ, देन कि मैं पैराग्राफ पे शिफ्ट हो जाऊँ कि पैराग्राफ में से पैराग्राफ को रीड करके आंसर जो लिखना है। तो देन 15 मिनट्स में ऐसे मैनेज करती थी। और फिर जैसे ही 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम ओवर हो जाता था, तो 3 आवर्स को मेरा ये था कि पहले तो मुझे पेपर खत्म करना है। और मेरी सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक ये थी, जो मेरा फर्स्ट JIGL का पेपर था, उसमें क्वेश्चन पेपर वॉज फॉर इजी फॉर मी, मुझे सारे आंसर्स आते थे, पेपर बहुत ही इजी था मेरे लिए, बट इट्स फॉर मी लाइक कि मैं तो लिख दूंगी, मुझे मुझे आता है, और मेरे को प्रेजेंट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए उसका, कि मैं अच्छे से प्रेजेंट करूँ। पर प्रेजेंट करने के बावजूद मेरा पेपर रह गया था, क्योंकि मैं बहुत स्लोली और आराम से लिख रही थी। तो ये चीज गलत है। अगर आप सबको पेपर, मतलब अगर मैं दूसरे स्टूडेंट को सजेस्ट करूँ जो अभी एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर के लिए, कि अगर आपको पेपर आए भी ना, तो भी आप स्पीड मेंटेन करो, इतना सिली और ना लेजिबल मत छोड़ो, लिबरल मत रखो उसको कि पेपर तो खत्म हो जाएगा, बट स्टिल आप ट्राई करो कि आप पेपर खत्म कर लो। और प्रेजेंटेशन की बात करें तो आप 10 to 15 मिनट्स लास्ट के जो होते हैं उसमें आप खत्म कर सकते हो। और इससे मैंने ये सीखा था कि JIGL का पेपर खत्म होने के बाद CMSL और उसके बाद कंपनी लॉ, और उसको मैंने इतना अच्छे से खत्म किया था 3 आवर्स में, कि मुझे पता था कि ये तो मेरे अच्छे ही जाएंगे पेपर्स, और ये मेरे अच्छे ही गए थे टू बी ऑनेस्ट। या और मेरा अटेम्प्ट भी दिसंबर के लिए इस वजह से ही आया था, क्योंकि JIGL का मेरा लैकिंग हो गया था। मतलब JHL में अगर आप कवर लेते हो तो आपको एग्रीगेट 5 मार्क्स से मतलब हुआ था वो उसी क्लियर हो जाता है आपका जून 25 में, दिसंबर 25 के राइट। सो हमें अपना बेस्ट देना चाहिए एग्जाम के 3 आवर्स में, एंड प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है, बट हमें अपना पेपर कंप्लीट करके आना 100% पेपर, तो हमारे ओवरऑल एग्रीगेट के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। एंड अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको आप CFM के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे मेरे पास कि उन्हें 6 मार्क्स 5 मार्क्स तो कैसे इंक्रीज करें अपना, उनका मतलब सारा पेपर क्लियर है, सिर्फ उनका CFM में ही ये 4 और 5 है, 6 है, तो वो कैसे इंक्रीज करके अपना CFM क्लियर करके प्रोफेशनल में एंटर करें? CFM में तो मैं बोलूंगी कि पहले तो आप ICSI की मॉड्यूल के जो इलस्ट्रेशन था, टेस्ट योरसेल्फ है ना, उस पे आपने ग्रिप बना ली ना, तो आपके लिए फुल इजी है। बिकॉज आई नोटिस आई अटेम्प्ट फॉर 2 CFM पेपर्स इन जून 2025 and December 2025 also. They ask the illustrations, डायरेक्ट illustrations, नेम चेंज कर लेंगे, अमाउंट चेंज कर लेंगे, ये तो बट है, illustration वही होता है। इसीलिए बोलते हैं PYQs और बुक के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके जाने चाहिए, क्योंकि वहीं से ही आते हैं क्वेश्चंस, वहीं से ही वो बनाते हैं। बट हाँ, नेम चेंज करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंज कर देंगे, तो हमें लगता है कि क्वेश्चन न्यू आ गया, बट अगर आप उसे करके गए हो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस टॉपिक का एंड ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करके गया था या गई थी। तो तो इसलिए ICSI की मॉड्यूल को लेट गो नहीं करके, उसको अवॉइड नहीं करके, उसकी मॉड्यूल को प्रिपेयर करोगे, यू विल डेफिनेटली क्लियर इन CFM। या सो एंड जो आंसर्स को प्रेजेंट करके आंसर्स को स्कोरिंग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आंसर्स में क्या लिख के आना चाहिए कि हमारा जो आंसर्स है वो सबसे अलग दिखे? आंसर हमारा अलग दिखे, उसके लिए तो मेरा तो यही था कि पहले आप प्रोविजन तो लिखो जो अट्रैक्टिव लगे, और जिसको डबल अंडरलाइन करो। देन फैक्ट्स ऑफ द केस और देन कंक्लूजन, ये तो बेसिक चीज है। अगर आपको कोई कीवर्ड्स पता है, आपको सेक्शन याद है ना, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर द सेक्शन। अगर आपको याद नहीं है, यू आर इन डाउटिंग कि आइदर दिस सेक्शन और आइदर दिस सेक्शन, you will don't write it. Please don't write it. You can go for the relevant provision of so and so section. If you write a case